इस समय चॉइस इंटरनेशनल के मैनेजमेंट आज जुड़ रहे हैं। इनके अभी अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स के बियॉन्ड भी अगर आप देखें पिछले 1-1.5 साल में स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो हमारे साथ आज मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि ये अर्निंग्स में क्या एलिमेंट्स हैं ग्रोथ के, आगे चल के लक्ष्य क्या रखा गया है, 1-2 साल में कंपनी किस डायरेक्शन को लेके जा रही है। हमारे साथ अरुण पोद्दार है जो कि एमडी एंड सीईओ है कंपनी के, और आयुष शर्मा जो इन्वेस्टर रिलेशंस और फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट काम देखते हैं, वो भी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए नंबर्स पे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईटी न्यूज़ संदेश पे। तो चॉइस इंटरनेशनल जो है, हम सब लोग देख तो रहे हैं। आप एक तो बहुत ज़्यादा पहले आप मीडिया से बात नहीं करते थे, तो मैं एक देख रहा हूँ कि एक चेंज ऑफ हार्ट, एक आपका रवैया बदल रहा है। कंपनी के शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे रिटर्न भी मिले। इससे पहले कि मैं नंबर्स पे आऊँ, कुछ कंपनी के बारे में बताएं अरुण जी, कि कंपनी कब बनी थी, कंपनी इस समय क्या कर रही है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो सर, चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो 92 से कंपनी है विद द एग्जिस्टिंग प्रमोटर। ये कंपनी 2008 में एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास आई थी, और आज के दिन अगर अपन देखें तो कंपनी के मेजर 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। एक में हम ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेकंड में हम एडवाइजरी करते हैं, थर्ड इज़ हमारा एनबीएफसी एक है। एडवाइजरी साइड में हम गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट में असिस्ट करते हैं। इफ़ यू सी आर रेवेन्यू ब्रेकअप आज के दिन जो है, तो टोटल रेवेन्यू ब्रेकअप में लगभग 60% टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन बाय ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, 30% के आसपास का कंट्रीब्यूशन बाय एडवाइजरी सर्विसेज, और लगभग 10-11% के आसपास का एनबीएफसी साइड है। ठीक है, मुझे ये बताएं, बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं, आपके बिजनेस मॉडल की कई कंपनीज को हम स्टडी करते हैं जिनमें ये गवर्नमेंट कंसल्टिंग एडवाइजरी का पीस है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं, ये कब स्टार्ट हुआ, किस तरह की अपॉर्चुनिटी देखते हैं यहाँ पे? तो 2014 में हमने इस गवर्नमेंट एडवाइजरी सर्विसेज में इंटर किया था। उस टाइम हमें झारखंड के कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिले थे। तो बेसिकली इस सर्विस में का मैं थोड़ा सा डिटेलिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो गवर्नमेंट के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक डीपीआर की एक सर्विस होती है, जिसमें गवर्नमेंट को अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसकी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। डीपीआर का शॉर्ट फॉर्म डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, जिसमें उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस होती है। तो फिर हमने पिछली सरकारों में कई बार देखा, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए जाते थे, करेक्ट, पता चला रिटर्न ही नहीं बन रहा है, पैसा डूब गया पूरा। करेक्ट। तो गवर्नमेंट सबसे पहले ये एनालिसिस करती है कि वो प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है, अगले 25 सालों तक उस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है, और उसका एक पूरा इंजीनियरिंग डिजाइन होता है, तो उसको डीपीआर में कंसीडर किया जाता है। डीपीआर बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर हायर होता है थ्रू द टेंडरिंग प्रोसेस, और आफ्टर टेंडरिंग एज ए पीएमसी सर्विस उस पूरे प्रोजेक्ट में इंटर होती है, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग कहा जाता है। अगर अपन देखें तो लगभग 3% की जो फीस है वो डीपीआर और पीएमसी के लिए गवर्नमेंट की अलाइंड फीस है। सो ये ऑन एन एवरेज होते टेंडरिंग के थ्रू ही है, बट अभी तक का जो पास्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि लगभग 3% के आसपास की एवरेज फीस, वो भले ही रोड के प्रोजेक्ट हो, वाटर के हो कि इरिगेशन के हो, इन सारे प्रोजेक्ट में लगभग ये प्राइस रेंज रहती है। तो ये बताएं कि आपने इस कारोबार में कैसे, आप तो फर्स्ट क्लास आपकी ब्रोकिंग कंपनी चल रही है, देश में बुल रन चल रहा था, एनबीएफसी तो ठीक है समझ में आती है, कई ब्रोकिंग कंपनीज के पास है, आपने इस धंधे में कैसे कदम रखा, यहाँ क्या साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखती है? एक थॉट प्रोसेस ये था कि गवर्नमेंट के जो मिशन प्रोजेक्ट्स है या गवर्नमेंट की जो प्लान है उसके साथ अगर अपन अलाइंड एक्टिविटी करें तो डेफिनेटली जिस तरीके से देश ग्रोथ कर रहा है उस ग्रोथ में भी अपन पार्टिसिपेट बन सकते हैं। मैं अगर आपको एक नंबर्स का सिंपल मैट्रिक्स बताऊं तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान शेयर किया है, जिसमें गवर्नमेंट 2024 से 2029 के बीच में लगभग 150 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट ग्राउंड पे उतारने वाले हैं। उसमें मेट्रोज भी है, उसमें रोड्स भी है, उसमें एयरपोर्ट्स भी है, उसमें हाईवेज भी हैं। अगर अपन उसको एक बेंचमार्क भी बनाएं तो हमारे लिए एज ए कंसल्टिंग फर्म के लिए लगभग 3 लाख करोड़ का मार्केट साइज बनता है अगले 5 सालों में। और कंपनी ने जिस तरीके से पिछले 8-10 सालों में एफर्ट करके क्रेडेंशियल बिल्ड किए हैं, वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि अपन एक बड़ा चंक, एक बड़ा मेजॉरिटी शेयर अपन उसमें से लेके आवें, क्योंकि जब आप टेंडर फाइल करते हैं तो आपको क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने पिछले 8-10 सालों में बिल्ड किए हैं, और इसका जो हमें बेनिफिट है वो अगले 5 सालों में मिलना काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपेक्टेड है। एक और खास खबर की बात ये हुई है इनके स्टॉक में, कंपनी में पिछले कुछ दिनों में एक फंड रेज भी हुआ है, जिसमें दिग्गज इन्वेस्टर्स प्लूटस फंड जो है अर्पित खंडेलवाल, उन्होंने इसके अंदर निवेश किया है कंपनी के अंदर। तो ये आपकी इन्वेस्टर रिलेशंस टीम ने बहुत शानदार काम किया।
क्योंकि बाजार अर्पित खंडेलवाल जी की जो इन्वेस्टमेंट्स हो उनको मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ट्रैक करता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मुझे बताएं कि ये जो फंडिंग की है आयुष आपने कंपनी के अंदर, अर्पित भी जिसका पार्टिसिपेट किया, कितना पैसा आया है और उसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है? सो देखिए, अर्पित सर तो डेफिनेटली आज एक मार्की इन्वेस्टर हैं। ही इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट्स। वी हैव रेज्ड क्लोज टू 600 करोड़ रुपीस। उसके हमने शेयर वारंट्स इशू करे हैं विच विल बी मटीरियलाइज्ड इन नेक्स्ट 18 मंथ्स पीरियड as and when required by the company. Major uses within the business, one is the MTF book building and second will be the NBFC business. राइट, इनफैक्ट बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स की बात करें तो मधुसूदन केला भी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर आपकी कंपनी में ऑलरेडी हैं, तो कुछ तो ऑलरेडी बने हुए हैं, कुछ नए दिग्गज इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। आयुष, आप नंबर्स के पर्सन हैं, मैं देख रहा हूँ आपके नंबर्स। 50% रेवेन्यू ग्रोथ है, बेटा 46%, करीब 30% ग्रोथ इस बार हुई है प्रॉफिटेबिलिटी की। थोड़ा मीडियम टर्म बात करते हैं, क्योंकि बाजार जो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स का तो 3 से 5 साल का व्यू होता है, बट सच्चाई ये भी है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल का एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर का, उनकी बारे में ज़रा बताएं कि अभी आप नंबर्स में किस तरह की ग्रोथ देखते हैं, ब्रोकिंग बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ एडवाइजरी में दिख रही है, और आपकी एनबीएफसी जो 500 करोड़ की है, अब नए पैसा आने के बाद कैसी ग्रोथ दिखती है 1 से 2 साल? तो सर, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो दिस ईयर वी हैव क्लोज्ड रेवेन्यू एट ऑलमोस्ट 759 करोड़ रुपीस, जो हमने पिछले साल 350 करोड़ रुपए पे क्लोज किया था, तो ऑलमोस्ट 92% की ग्रोथ है। पैट ऑल्सो हमने अभी 130 करोड़ रुपए का क्लोज किया है, विच वी क्लोज लास्ट ईयर एट अराउंड 60 करोड़ रुपीज़। तो दिस इज़ ऑल्सो अगेन मोर देन 100% का ग्रोथ है। हम ये मोमेंटम जो है हम उसको कंटिन्यू रखेंगे गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। सो इन अ मीडियम टर्म वी आर वेरी एग्रेसिवली वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग आवर टारगेट्स विच वी हैव सेट फॉर लॉन्ग टर्म। तो 5-6 साल के जो टारगेट्स हैं हम उनको डेफिनेटली फुलफिल करेंगे। अरुण जी, ये बताइए कि आपकी कंपनी में जो कंसल्टिंग पीस है, मैं वापस इसी पे आता हूँ कि ये क्राउन ज्वेल है एक तरीके से आपके बिजनेस का। बाकी बिजनेस थोड़ा सा कमोडिटी नेचर के हैं, ब्रोकिंग बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, एनबीएफसी भी बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, अगर ये कंसल्टिंग जैसा कारोबार बहुत सारी आपकी जैसी कंपनी में अभी तक नहीं है, तो मुझे विजन दीजिए मैनेजमेंट का, 3 से 5 साल का क्या विजन आप लेके चल रहे हैं? सर, हम अगले 5 साल की अगर अपन बात करें तो हम जैसे अगर अपन ने इस साल लगभग टोटल 200 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू बुक करी है इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग पीस ओनली। तो हम अगले 5 सालों में हम लगभग आप मान सकते हैं कि लगभग 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए की कंसल्टिंग फीस इनकम अगले 5 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से एग्जिट पोल बोल दीजिए या जिस तरीके से ग्राउंड फीडबैक है, काफ़ी कुछ लग रहा है कि गवर्नमेंट का कैपिटल प्रोजेक्ट्स पे फोकस रहेगा ही रहेगा, और जहाँ पे गवर्नमेंट का कैपिटल फोकस रहेगा वहाँ पे हमें डेफिनेटली ये नंबर्स काफ़ी कुछ अचीव होंगे। अच्छा, एनबीएफसी पीस कितनी बड़ी हो सकती है? एनबीएफसी आज के दिन हमारी लगभग 490 करोड़ रुपीज़ का AUM है। हम अगले साल में लगभग 900 करोड़ का AUM क्लोज करने की टारगेट कर रहे हैं, और आप मान सकते हैं कि अगले 3 से 5 सालों में हम लगभग 2.5 से 3 हज़ार करोड़ के AUM के ऊपर अपनी एनबीएफसी को देख रहे हैं। और ब्रोकिंग आपकी प्लेन वैनिला ब्रोकिंग है या आप इंस्टीट्यूशन नहीं, को, डेफिनेटली को, रिटेल को? हमारा आज के दिन मेजॉरिटी फोकस आप बोल सकते हैं रिटेल सेगमेंट पे ज़्यादा है। हमारा आज के दिन लगभग 115 अपनी खुद की ओन ब्रांचेज है। मेजर टारगेट ऑडियंस अगर आप मानेंगे तो 3 टियर टू 6 टियर सिटीज़ के मेजर कंज्यूमर है। हमने इस साल में लगभग 150 न्यू ब्रांचेस का भी प्लान किया है, और अगले 3 सालों में जो इंडिया में आज के दिन लगभग 806 डिस्ट्रिक्ट हैं, हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में चॉइस की ऑफिस रहे, इस माइंडसेट से काम करें, और वहाँ से कंज्यूमर और वहाँ से नया जो कस्टमर इक्विटी मार्केट में आएगा उस कस्टमर को लेके आने पे आपकी कंपनी में एक फाइनेंशियल साक्षरता का भी एंगल है कि आप गांव-गांव, छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, और उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ब्रोकिंग बिजनेस का आता है, वो समझाएं थोड़ा। तो सर, हम कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के साथ मिलके हम फाइनेंशियली अवेयरनेस और फाइनेंशियली इंक्लूजन का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा अगर एग्जांपल दूँ तो हमें अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें हम उनके स्टूडेंट्स के साथ मिलके उनको फाइनेंशियली लिटरेसी के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो सर्टेनली जब अपन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के साथ मिलके एग्जीक्यूट करेंगे और उससे जितनी भी डिमांड आएगी उसको डेफिनेटली एक लेवल पे हम फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। और रिसेंटली सेबी का भी एक रिपोर्ट था जिसमें जो आज के दिन लगभग 9 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं, वो 30 करोड़ एक्टिव यूज़र सेबी भी रेगुलेटर्स भी मान रहे हैं बाई 2030। तो ये जो नया 21-22 करोड़ जो लोग नए सिस्टम में आएंगे वो डेफिनेटली आज के दिन मेट्रो सिटीज़ के ऑलमोस्ट लोग हैं। ये जो नया कंज्यूमर आएगा उस कंज्यूमर को जितना अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे उतना ही बेहतर हम बेनिफिट ले पाएंगे। अरुण जी, एक खास बात मैं देख रहा हूँ कि आपकी कंपनी
काफ़ी कैश फ्लो बनाएगी आगे दीजिए 5 साल में। तो आपका जो एक्स्ट्रा कैश बना रही है कंपनी, प्रॉफिट बनाएगी, आपका बहुत कैपिटल इंसेंटिव तो कारोबार है नहीं, तो आप उसको ग्रोथ में इस्तेमाल करेंगे या आप डिविडेंड पे आउट हाई रखेंगे, उसमें आपका क्या इरादा है? नहीं, तो हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि अगले 5 साल तक जो भी अर्निंग्स कंपनी के रहेंगे वो डेफिनेटली ग्रोथ में ही पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स ग्रोथ में पार्टिसिपेट बने। जितने भी नंबर्स है तो बेसिकली 2 आप मान सकते हैं, एक एमटीएफ बुक है इक्विटी ब्रोकिंग में, जहाँ पे हमारा एक बड़ा टारगेट, और डेफिनेटली एनबीएफसी तो प्योरली कैश, वो तो रॉ मटेरियल है, कैश तो चाहिए, अल्टीमेटली उसी के लिए चाहिए। तो जो भी अर्निंग्स होगी वो मेजॉरिटी यहाँ पे अपन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली ग्रोथ, जिस तरीके की एग्रेसिव ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो भी अर्निंग्स रहेगी वो रीयूज इन द सिस्टम ही होगी। एक्सेलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और स्वदेश में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।